Hello student, today I am taking your 12th class business study chapter 2 principle of management part 3. In this part we discuss about the remaining principles of हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल में से बेटा पहले हमने कर लिए थे कुछ एक प्रिंसिपल, कुछ अब करेंगे। आपको अच्छे से पता है हेनरी फ्यूल ने ये हमें प्रिंसिपल्स बताए थे। डिवीज़न ऑफ लेबर हम कर चुके हैं लास्ट पीपीटी में, पार्टी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, ऑर्डर, डिसिप्लिन। तो जो आज हमने प्रिंसिपल्स करने हैं ना वो है इनिशिएटिव, फेयर रेमुनरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्केलर चेन, subordination of individual interest to journal, speedy crop, and centralization or decentralization. Let's start with the first one, that is called the initiative. Initiative means eagerness to do work without asking someone, means encourage to take initiative in the work assigned to the worker. इज इट क्लियर? वर्कर को इस तरीके से इनिशिएट करो, इस तरीके से प्रोत्साहित करो कि वो अपना काम खुद करने के लिए तैयार हो जाए, वो अपने एफर्ट अपने काम में खुद डाले। ठीक है। और जर्नल इनिशिएटिव जो होता है वो इनोवेशंस को जन्म देता है। इज इट क्लियर? तो मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉइज to develop their skills and also improve the atmosphere in the organization so the trust of the subordinates can be generated, enjoy, and they enjoy the working environment, working in the organization with a full of zeal and energy. ठीक है। द सजेशन सिस्टम फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान शुड बी in the organization, so one can easily give their या freely give their suggestions to the management. Is it clear? Initiative means initiate करना लोगों को ताकि वो काम को और अच्छे से करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मीन्स पेमेंट अगेंस्ट वर्क। जो भी वर्क का एक काम वर्कर करता है उसके अगेंस्ट उसको काम पेमेंट मिलना, दैट इज कॉल्ड द रेमुनरेशन। ठीक है। दैट पेमेंट शुड बी फेयर एंड अकॉर्डिंग टू द एफर्ट ऑफ वर्कर। ठीक है। सेटिस्फेक्शन टू द बोथ साइड ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड बी देयर। एम्प्लॉयर का किस लिए कि द एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन फिक्स होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा रेमुनरेशन दे सकता है, और अगर कम कमाता है तो ऑब्वियसली वो कम ही रेमुनरेशन देगा ना, वेज एंड सैलरी जिसको हम कहते हैं। और एम्प्लॉई के अकॉर्डिंग भी ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉई की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड लिविंग है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो उसको पूरा कर सके। खाना पहना, रहने की फैसिलिटी है उसको मिल सके, उसका एक स्टैंडर्ड जो सोसाइटी में बना है वो मेंटेन कर सके। तो मैनेजमेंट का जो ये रेमुनरेशन प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है हार्मोनी क्रिएट करता है दोनों पार्टीज में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के भी। इट आल्सो क्रिएट अ हार्मोनियस रिलेशन एंड प्लीजिंग एटमोसफेयर इन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है एम्प्लॉय शुड नॉट बी मूव फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जल्दी जल्दी एम्प्लॉइज़ को एक पोजीशन से, जॉब पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उसको इतना टाइम तो दो कि वो अपनी एफिशिएंसी वहाँ दिखा सके। वंस देयर आर अपॉइंटेड, देयर सर्विसेज शुड बी सर्व्ड इन प्रॉपर मैनर फॉर अ प्रॉपर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे नए वर्कर के लिए, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी स्किल तो दिखा सके। ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग देनी है वर्कर को वो भी देनी चाहिए, और उसका जो इम्पैक्ट है वो हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से ही जान सकते हैं कि कहीं वो ट्रेनिंग पे जो उन्हें पैसा खर्च किया वो बेकार तो नहीं हो गया, उसको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप जल्दी जल्दी वर्कर को जॉब पे चेंज करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहेगा और लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्शन रहे, क्वांटिटी प्रोडक्शन रहे, तो वर्कर को टाइम दो, एक स्पेसिफिक टाइम दो कि वो अपनी जॉब पे रह के अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। नेक्स्ट है स्केलर चेन। This is a chain of superior ranking from the ultimate authority to the lower, from top to bottom. Means follow of hierarchy chain of command and authority flow. Is it clear? Every order instruction must have passed through that proper chain from top to bottom.
इससे क्या होगा, कन्वीनियंट रहेगा कि किसको काम मिलना है और किसको काम जाना है, एविडेंस भी रहेगा और सबको इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर मिल पाएगी। हाँ, ये लेंथी थोड़ा प्रोसीजर है, तो इसकी लेंथीनेस को कम करने के लिए, इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए गैंग प्लैंक इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि शॉर्टकट है कि सेम रैंक के पीपल, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के पीपल आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना सुपीरियर को बीच में डाले, बट दे मस्ट हैव टू फुलफिल 2 कंडीशन। पहला कि ये उन्हें अपने रिलेटिव सुपीरियर को ये बताना होगा कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और दोनों का रैंक चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, तो वो गैंग प्लैंक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, तो गैंग प्लैंक, बट क्विक अगर हमें कम्युनिकेट करना है, क्विक अथॉरिटी फ्लो करना है, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक फ्लैक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल भी है प्रिंसिपल की, और दूसरा मॉडिफिकेशन का भी एग्जाम्पल है स्केलर चेन में गैंग प्लैंक का इंट्रोडक्शन। अदरवाइज आपको जो है फ्लो के लिए, कम्युनिकेशन फ्लो और अथॉरिटी फ्लो के लिए स्केलर चेन को जो हायरार्की मैनर में टॉप टू बॉटम उसको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट ना रहे। ओके, नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल। ठीक है, जो भी हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के आगे सबॉर्डिनेट का काम करना चाहिए, यानी कि गिव अ प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल वन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से बड़ी है, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए अगर किसी को अपना इंडिविजुअल गोल छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। इस केस में ऐसा करने से कन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट बढ़ेगा, और मज़ेदार बात है कि लेबर और वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में ऑनेस्टी भी नज़र आएगी, सिंसियरिटी भी नज़र आएगी, रेगुलरिटी भी नज़र आएगी, और उसके साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इज इट क्लियर? तो उनका आपस में तालमेल ज़्यादा बनेगा। तो यही बात है कि एक इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के सामने सेक्रीफाइस करना पड़े तो कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है स्प्रिट डी क्रॉप। इसका दूसरा मतलब होता है टीम स्प्रिट। ठीक है, टीम मैनर में काम करना चाहिए, वर्कर को इस तरीके से इंस्पायर करें कि वो टीम मैनर में मिल के काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? टीम स्पिरिट हो जाने से बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है वो बढ़ती है, ट्रस्ट की फीलिंग बढ़ती है, लॉयल्टी की फीलिंग बढ़ती है, और मज़ेदार बात है कि ये कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को लीड करता है। ठीक है, एनकरेज करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और इनफॉर्मल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो इम्पर्सनल रिलेशन एनवायरनमेंट होता है उसको थोड़ा सा ही कम करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट्स के अंदर जो है कीनीनेस जो होती है उसको बढ़ाता है, एंथुसियाज्म को बढ़ाता है, और उनको रिवार्ड भी मिलता है इसके साथ। तो टीम मैनर में काम करना चाहिए। इज इट क्लियर? द लास्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स है कंसिडरेशन ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर विद इन अ फ्यू हैंड, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पोजल या डिस्पर्सल ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी टू ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कहता है फ्यूल, यहाँ पे ये कहता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को यूज़ करना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पे स्टिक हो जाएं, डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दोनों ही टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करना है, दोनों ही कंसेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इज इट क्लियर?